हमारी स्किल्स क्लास में आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव स्टडी स्टाइल या हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्टाइल। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक जैसा वक्त भी अगर दें, हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स के कम आते हैं। हो सकता है आपके मार्क्स जस्ट फर्स्ट डिवीज़न एग्ज़ाम में आते हों, आप जितना टाइम देते हैं उतना ही टाइम वो स्टूडेंट दे रहा हूँ जो फर्स्ट पोजीशन ले रहा है एग्ज़ाम में। तो ऐसे में फिर डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? दोनों एक जैसा वक्त दे रहे हैं, दोनों में जज्बा वही है। वो जो फ़र्क आ रहा है वो आपके स्टाइल में है, आपके मेथड में है, आपकी अप्रोच में है। तो जिस तरह का बेहतर आपका स्टडी स्टाइल होगा, ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए, उतने ही बेहतर आपके स्किल्स होंगे एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करेंगे। और जितने बेहतर आपके स्किल्स होंगे एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के, उतनी ही बेहतर आपकी अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर आपके मार्क्स आएंगे। एफएससी का स्टाइल इस तरह से था कि अगर आपने कुछ याद कर लिया, फिर बहुत ही एक अच्छे हैंड राइटिंग के साथ आपने उसको प्रेजेंट किया, तो आप बेस्ट से बेस्ट मार्क्स ले सकते हैं, बावजूद देखिए आपका कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो उस टॉपिक के बारे में। मगर एंटी टेस्ट में आपने जो कुछ पढ़ना है आपने कंसेप्ट के साथ ही पढ़ना है। आपने कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ा था, पूरा कोर्स आपके फिंगर टिप्स पर है, फिर भी आप सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, आप टेस्ट क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। चाहे जाए कि आप टॉप 10 में आ जाए, टॉप 4 में, टॉप 3 में आ जाए, तो बहुत दूर की बात है, आप टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टडी स्टाइल उसी तरह से हो जिस तरह से एग्ज़ाम्स में रिक्वायर्ड है। अब बात स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि किसी भी टॉपिक की समरी उसके डेफिनेशन में होती है। डेफिनेशन में जो वर्डिंग्स रखी जाती है वो बहुत ही हाईली सेलेक्टिव वर्डिंग्स होती है, और उसका पर्पज़ ये होता है कि पूरा टॉपिक उन डेफिनेशन की वर्डिंग्स में कवर हो। तो लिहाजा आपने उसके हर वर्ड को मेमोराइज करना होगा, हर वर्ड के पीछे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको कंसेप्चुअली समझना होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑफ हाउ डू वी डिफाइन कंपाउंड, लेट्स सी। हम कंपाउंड को देखिए बुक में देखते हैं कि दो या ढाई लाइंस में इस तरह डिफाइन किया है कि कंपाउंड is a substance that consists of two or more atoms of different elements chemically combined in fixed proportion by weight। देखिए 2 और 2.5 लाइन्स की हम डेफिनेशन देखते हैं बुक में। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स chemically combined in fixed proportion by weight। इस डेफिनेशन में 6 मैसेजेस हैं, 6 अलग कंसेप्ट हैं। लेट्स फाइंड आउट कि क्या 6 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट इसमें ये है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। सब्सटेंस मींस कंपाउंड एक प्योर मैटर है। सब्सटेंस का मतलब है प्योर मैटर। मैटर की हम 2 टाइप्स बनाते हैं, प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहते हैं। तो बता रहे कि कंपाउंड मिक्सचर नहीं है, ये प्योर मैटर है। ये पहला कंसेप्ट।
सेकेंड, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स। यहाँ पर ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एक एटम का कंपाउंड कभी नहीं हो सकता, H कंपाउंड नहीं कहलाएगा, O कंपाउंड नहीं कहलाएगा, N कंपाउंड नहीं कहलाएगा। कंपाउंड में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे। थर्ड मैसेज जो इस डेफिनेशन में है वो इससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि जो एटम्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं वो एक एलिमेंट के नहीं होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। लाइक H2 कि ये कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। Cl2 मॉलिक्यूल है, बेशक एटम्स 2 हो, बेशक O3 लिखा हो, ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। तो एटम्स 2 या 2 से ज़्यादा हो और वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हो, लाइक HCl ये कंपाउंड है, वाटर ये कंपाउंड है, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। NaCl ये कंपाउंड है डेफिनेटली। तो कंपाउंड में एटम्स 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। नंबर 4, केमिकली कंबाइंड हो। आप पानी में शुगर ऐड कर दें, शरबत बन जाएगा, मिक्सचर बनेगा, कंपाउंड नहीं बनेगा, आप फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं, फिजिकली। तो ये कह रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स के दरमियान फिजिकल कॉम्बिनेशन ना हो, केमिकली कंबाइंड हो, यानी उनके दरमियान ये आयनिक बॉन्ड बने या कोवेलेंट बॉन्ड बने या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने, तब भी आप उनको कंपाउंड कह सकते हैं। नंबर 5, उनके दरमियान फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो, फिक्स्ड रेशो हो। कैसे? फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूँ कि ये वाटर है H2O2, क्या ये वाटर हो सकता है? ये वाटर नहीं है, रेशो गलत लिखी है मैंने, ये है वाटर H2O। तो वाटर में हमेशा 2:1 रेशो होगा, या मास के लिहाज से इनमें रेशो फिक्स्ड होगा। 6 पॉइंट, वो जो प्रोपोर्शन है किस लिहाज से फिक्स्ड होगा? बाय वेट, वेट के लिहाज से फिक्स्ड होगा। यानी वाटर के हर एक मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन के होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे, 18 ग्राम का एक मोल बनेगा वाटर का। तो सर देखिए, इस एक डेफिनेशन से मैंने 6 मैसेजेस निकाले, 6 तरह के MCQs इस एक डेफिनेशन से बन सकते हैं। तो आपका जो स्टडी स्टाइल हो वो इस तरह से हो कि आप बहुत ज़्यादा माइन्यूटली चीज़ों को देखें, मेटिकुलसली, बारीक बीनी से देखें, एक एक वर्ड के बिहाइंड जो कंसेप्ट छुपा है वो कंसेप्ट आपने देखना है। सो कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस, ये प्योर मैटर है, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स of different elements chemically combined in fixed proportion by weight। ये डेफिनेशन की सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। So a definition is the summary of the whole topic. Words in a definition are so selective and comprehensive that they cover up the whole topic. The author of a topic first gives the definition and then splits it into paragraphs, making a paragraph for each word or each line in the definition. Consider the following example। फ्यूजन की डेफिनेशन यहाँ पर दी है, कंपाउंड की डेफिनेशन इसी तरह से एक्सप्लेन की है। ये सारे 6 मैसेजेस आपको मिलेंगे, ये भी स्लाइड्स में इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा आपके साथ। सेकंड पॉइंट है स्टडी बाय कंपैरिजन, जहाँ पर चीज़ों के टाइप्स आते हों। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स में एक टॉपिक है, सॉलिड्स की टाइप्स, आयनिक सॉलिड्स, देन कोवेलेंट सॉलिड्स, and then molecular solids, then metallic solids। इस तरह solids की different types आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आपने हर नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हुए पिछले टाइप के साथ उसे कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे कि इनके दरमियान कंपैरिजन क्या है, ये चीज़ उससे डिफरेंट कैसे हैं। आपने अगर एनिमल्स के फाइला स्टडी करने हैं, किंगडम एनिमलिया, किसी हद तक आपके सिलेबस में मैं बताऊंगा किस हद तक आपने देखना है, तो अपने हर नेक्स्ट फाइलम के फीचर्स प्रीवियस वाले से कंपेयर करने हैं, तभी जाकर आपको उसके पॉइंट्स याद रहेंगे। ये स्टडी बाय कंपैरिजन। स्टडी बाय कोरिलेशन, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि हमें केमिस्ट्री में एक पॉइंट का आंसर नहीं मिल रहा होता, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा होता, हम फिजिक्स के किसी पॉइंट के साथ उसे रिलेट करते हमें आंसर मिल जाता है। तो आप देख लीजिए जहाँ पर चीज़ें रिलेट हो रही है उन्हें प्रॉपरली रिलेट किया करें, और ये अच्छे स्टडी स्टाइल ही से हो सकता है कि आप चीज़ें कैसे रिलेट करते हैं। तो ये स्टडी बाय को रिलेशन, मैं इसकी एग्जांपल्स आपको फिर टीचिंग करते वक्त बताता रहूँगा कि किस तरह से हम चीज़ें रिलेट करते हैं, एक पॉइंट का आंसर किस तरह हम किसी और टॉपिक से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी बाय कंसेप्ट, सबसे अहम पॉइंट, जो कुछ पढ़े समझ कर पढ़े, कंसेप्ट के बगैर आप पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप उससे रिलेटेड अप्लाइड क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकेंगे। बहुत स्टूडेंट्स हमें बताते रहते कि सर हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं मेरा रिज़ल्ट नहीं आता, टेस्ट में कम मार्क्स कम आ जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपने कंसेप्ट के साथ पिक नहीं किया होता, और ये कंसेप्ट के साथ पिक आप कब करेंगे, जब आपकी कंसंट्रेशन होगी, जब आपकी अटेंशन होगी। अब आप क्लास में अगर तवज्जो से सुन रहे होंगे वही पॉइंट्स आपको बुक में मिलेंगे। बाज़ औक़ात हम टेस्ट में बैठते क्लास की डिस्कशन हमें याद आती है, उससे हमें हेल्प मिलती है। आपने क्लास में कंसंट्रेशन से सुना है, बाद में पढ़ते वक्त आपको वही कंसेप्ट रिकॉल होंगे। आपने क्लास में वैसे ही सुना कि वो चले बाद में वैसे ही मैंने देखना है, तो फिर आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा। तो कंसेप्ट के साथ सुने, कंसेप्ट के साथ पढ़े, कंसेप्ट के साथ रिवाइज करें। आपकी पढ़ते वक्त अटेंशन ना किसी ड्रामे की तरफ हो, ना किसी सेल फोन की तरफ हो, ना ही किसी और एक्टिविटी की तरफ हो, तभी जाकर आप कंसेप्चुअली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि आप एंट्री टेस्ट में रजिस्टर वगैरह ना बनाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एटलीस्ट। आपके जितने पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, टीचर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बता रहा है, आप उन्हीं नोट्स के ऊपर जो एकेडमी के नोट्स है या टेक्स्ट बुक आप लाते हैं उसके ऊपर ही लिखा करें। कल आपका रजिस्टर, आपका नोटबुक मिसप्लेस हो सकता है, मगर जो नोट्स आपके पास है या जो बुक आपके पास है वो हमेशा आपके पास रहेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, कल आप टीचर बनेंगे, आपने कहीं टीच करना है तो सारे पॉइंट्स आपको एक साथ मिलेंगे उन्हीं नोट्स के ऊपर या उन्हीं बुक्स के ऊपर। तो बजाय रजिस्टर को यूज़ करने के, अलग डायरी यूज़ करने के, अलग कॉपी यूज़ करने के, आप बुक के ऊपर ही सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा करें। आप अपनी बुक को जितना रफ बना सकते रफ बनाएं, ताकि लगे कि आपने किताब पढ़ी है, और जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको उसी के ऊपर मिलेंगे। यूज़ डिक्शनरी, यूजिंग डिक्शनरी। बाज़ औक़ात हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमें कोई वर्ड क्लियर नहीं होता, वो वर्ड इंग्लिश का वर्ड हो सकता है, कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी हो सकती है, मेडिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड। अगर आप उस वर्ड को क्लियर नहीं करते, अगेन टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। कोशिश कर ले आप अपने सामने जो भी वर्ड आ रहा हूँ हर वर्ड को क्लियर करते हुए आगे मूव करते जाएं। इसके लिए डिक्शनरी यूज़ करें। आजकल तो बड़ा इजी है डिक्शनरी यूज़ करना, आप गूगल से वर्ड की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सेल फोन में डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह आपको वर्ड के मीनिंग्स मिल सकते हैं। तो लिहाजा यूज़ डिक्शनरी टू मेक every sentence and every word clear to yourself. Extracting meanings from single terms. इस पॉइंट का मतलब ये कि अगर आप कहीं पर पढ़ रहे, कहीं लिखा है हाइड्रोकार्बन, तो आपने इसके बिहाइंड सोचना है कि अब हाइड्रो वर्ड क्या शो कर रहा है, कार्बन वर्ड क्या शो कर रहा है, इसे हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं। जैसे आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं, मैंने आपको रीजन बता दी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अमीनो एसिड, आप देख लें वर्ड क्या शो कर रहा है। तो लिहाजा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में आप पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या शो कर रहा है, आपने उसको देखना है। तो हर वर्ड के मीनिंग्स अपने आप के लिए क्लियर करते जाए। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट,
बास स्टूडेंट्स का कंसेप्ट ये है कि बस हमें पैराग्राफ क्लियर होना चाहिए, हमें थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो पेपर्स बनाने वाले वो पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं देते, किसी डायग्राम से क्वेश्चन डाल देते, किसी ग्राफ से क्वेश्चन डाल देते। तो अपनी ये हैबिट बनाए कि जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ें उसके साथ रिलेटेड सारे डायग्राम्स देखिए कंसेप्चुअली, और देखिए कि उनमें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो पैराग्राफ में मेंशन ना किया हो। किसी ग्राफ को समझे बगैर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। तो हर टॉपिक के साथ रिलेटेड ग्राफ्स देख लें, हर टॉपिक के साथ रिलेटेड डायग्राम देखा है। आज का लास्ट पॉइंट रिलेशंस। आपको ये सारे रिलेशंस क्लियर होने चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। मैं आपको दोबारा डेमोन्स्ट्रेट सिर्फ करता हूँ कि वो हमने क्या रिलेशंस पढ़े थे। कि ये जो रिलेशंस है इस पर फर्स्ट डे मैं लेक्चर दे चुका हूँ, और अगर किसी ने ये लेक्चर अटेंड ना किया तो यूट्यूब पर भी मैंने अपलोड किया था, तो इसके साइड पे मैं लिख लेता हूँ रिवाइज फ्रॉम यूट्यूब। तो यूट्यूब पर आपको ये टॉपिक मिलेगा प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप्स के नाम से, सॉरी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स के नाम से। तो a directly proportional to b, a directly proportional to b square, b cube, b raised to power 4, b अंडर रूट, फिर a के b के साथ b स्क्वायर, b क्यूब, b रेज्ड पावर 4 एंड b अंडर रूट के साथ इन्वर्स रिलेशंस, हर रिलेशन की एक्सप्लेनेशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं सारे उस टॉपिक में आपने देखने। इन रिलेशंस को क्लियर किए बगैर बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे जो कि मोस्टली फिजिक्स में आते हैं। इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा मैंने स्पेल लिखते हुए एक मिस्टेक की है, एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट कि मैं यहाँ पर करेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको ये करेक्टेड नोट्स भी आज मैं शेयर कर लूँगा। इसमें आप देख ले ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। इसमें पहला है इफ ए इज डबल बी इज reduced to 4 times, and if a is halved b is increased to 4 times। ये तो सही लिखा है। इसमें गलती है रिलेशन नंबर 3 में, if a is doubled b is increased to 4 times, and if a is halved b is reduced to 4 times। ये गलती से मैंने इंक्रीज लिखा है, b is reduced to 4 times। ये मैंने करेक्शन की है, ये करेक्टेड स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो हाउ टू इम्प्रूव स्टडी स्टाइल का ये फर्स्ट लेक्चर था, इसके रिमेनिंग पॉइंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप पढ़ते वक्त इन तमाम पॉइंट्स को कंसिडर कर लें।